गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत आज हम पृष्ठ पोषण की आवश्यकता पृष्ठ पोषण आकलन के आवश्यक तत्व के रूप में हम आज उसको अध्ययन करेंगे कि पृष्ठ पोषण और आकलन, पृष्ठ पोषण किस तरह से आकलन के लिए आवश्यक तत्व है। एक तरह से ये कहा जाए कि पृष्ठ पोषण और आकलन दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू की तरह है कि पृष्ठ पोषण में आकलन की सफलता आकलन पृष्ठ पोषण के के माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं, आकलन के माध्यम से हम पृष्ठ पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू। तो यहाँ पर आज हम इसी चीज को देखेंगे कि पृष्ठ पोषण आकलन के आवश्यक तत्व के रूप में किस तरह से, क्योंकि आकलन के अंतर्गत के माध्यम से हम पृष्ठ पोषण का उपयोग कैसे कर सकते हैं या मतलब आकलन की सहायता कैसे हमें पृष्ठ पोषण देने में प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पर कि आकलन के आधार पर पृष्ठ पोषण की जब बालक की परीक्षा ली जाती है, बालक का मूल्यांकन किया जाता है, किसी गतिविधि का आकलन किया जाता है, तो उस आकलन के आधार पर, क्योंकि आकलन की प्रक्रिया निरंतर रूप से जब कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य या कोई गतिविधि या कार्य किया जा रहा है उस समय बालक का आकलन निरंतर रूप से किया जाता है। ऐसे में जब आकलन किया जाता है तो उसके आधार पर बालक के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं उसके अनुकूल पृष्ठ पोषण प्रदान किया जा सकता है। बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम और इस तरह से करते चले जाओ। कहीं पे अगर बालक सही नहीं कर रहा है तो आकलन के माध्यम से ही मन पता चलेगा कि बालक ने यहाँ पर गलती की है, त्रुटि की है, तो उसको सुधार के लिए हम सुधारात्मक पृष्ठ पोषण बालक को प्रदान करते हैं। दूसरी बात आती है पृष्ठ पोषण की सफलता आकलन पर। आकलन पृष्ठ पोषण की सफलता एवं आकलन जब हमने बालक को कोई पृष्ठ पोषण दिया है कि भाई तुम इस कार्य को यहाँ पर तुम्हारी त्रुटि है, इसको सुधार करके आप इस तरह से कीजिए, या बालक किसी कार्य को अच्छा कर रहा है, हमने तारीफ करी कि शाबाश बहुत अच्छे कर रहे हो, और तो इसका जो है इसका आकलन, इस पृष्ठ पोषण का क्या परिणाम या क्या प्रभाव बालक के ऊपर पड़ा है, इसका भी हम आकलन के माध्यम से पता लगाते हैं कि और अधिक जब हमने बालक की प्रशंसा की है कि तुम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो तो और अधिक उत्साह से दूसरे कार्यों में बालक की सहभागिता, इस पृष्ठ पोषण का आकलन है। बालक ने कोई त्रुटि की है, उसको सुधारात्मक जो पृष्ठ पोषण दिया है उसके आधार पर जो सुधार किया है बालक ने और आगे भी उस सुधार को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, तो इस पृष्ठ पोषण का आकलन आकलन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो पृष्ठ पोषण दिया गया है वो सही था, सफल था या असफल। तो हमें आकलन और पृष्ठ पोषण साथ साथ में पैरेलली देखना। उसके बाद में है आकलन में शिक्षक को पृष्ठ पोषण, कि आकलन के माध्यम से शिक्षक को कैसे पृष्ठ पोषण प्राप्त, क्योंकि पृष्ठ पोषण केवल हम या फीडबैक हम केवल बालकों के लिए ही नहीं कहते कि बच्चों को फीडबैक मिलना चाहिए, बच्चों के लिए ही फीडबैक अच्छा मिलता रहे तो बच्चे की सफलता सुनिश्चित होती है, बालक का विकास अच्छा होता है, बालक की प्रगति की आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक के लिए भी पृष्ठ पोषण का होना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक अगर कोई किसी कार्य को कर रहा है और उसे पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है तो उसमें भी उत्साहवर्धन होता है, उसमें भी उत्साह जागृत होता है, उत्साह उत्पन्न होता है और वो और अधिक मेहनत से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो शिक्षक को किस प्रकार से पृष्ठ पोषण मिलता है? सबसे पहला है शिक्षण गतिविधियों का पृष्ठ पोषण, क्योंकि जो शिक्षण गतिविधियां बालक के लिए उसने उपयोग में ली है और उस गतिविधि से बालक अधिक छात्र उसके सीख लेते हैं, अच्छे परिणाम सामने आते हैं और जो बालक का आकलन किया जाता है कि उस गतिविधि से बालक सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। अगर सीख लेते हैं तो शिक्षक को पृष्ठ पोषण मिलता है सकारात्मक, और नहीं सीखते हैं तो उसे सुधारात्मक पृष्ठ पोषण यहाँ पर प्राप्त होता है कि उसे अपनी गतिविधि में सुधार करना है। दूसरा है अधिगम सामग्री, जो अधिगम सामग्रियां उसने बनाई हैं उसके प्रति बालकों का अधिगम किस प्रकार का रहा है, इसके आकलन के आधार पर हमें उसकी अधिगम सामग्री का आकलन हमें प्राप्त होता है, उसका आकलन किया जा सकता है और शिक्षक को पृष्ठ पोषण उसके माध्यम से प्राप्त होता है कि क्या उसकी अधिगम सामग्री जो उसने उपयोग में ली है वो उपयोगी है या नहीं, और उपयोगी है तो अन्य के पे भी इसका उपयोग और अधिगम सामग्रियों का अच्छी सामग्री निर्माण करने के लिए प्रेरित होगा और नहीं तो उसमें सुधार करें। फिर है शिक्षण इसकी गतिविधियों में शिक्षण तकनीकियों में
कि शिक्षक जो तकनीकी अपना रहा है उस तकनीकी का बालकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो बालकों के अधिगम को प्रभावित कर रही हैं, अधिगम बालक अच्छे से कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वो उसकी शिक्षण तकनीकी सफल है, और नहीं तो उसकी शिक्षण तकनीकी में सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर शिक्षण तकनीकियों में बालक की प्रतिक्रिया पे उसको पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर शिक्षण विधियों में जो शिक्षण विधियाँ उसने उपयोग में ली है, या फिर शिक्षण सूत्र कौन से, सरल से कठिन, क्या कहते हैं, सरल से कठिन, और इसकी तरह जो सूत्र हमारे हैं ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन जो शिक्षण सूत्र हैं, इनका उपयोग करने में, इनके उपयोग में भी शिक्षक को पृष्ठपोषण मिलता है कि क्या वो सही सूत्रों का सही तरीके से उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। शिक्षण सिद्धांतों को, कि बालक का आकलन के भी जो शिक्षण सिद्धांत है कि बालक को सरलता से, शीघ्रता से चीज़ समझ में आनी चाहिए, उसके लिए उन शिक्षण सिद्धांतों का भी क्या बालक के ऊपर जो प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान जो प्रयोग कर रहा है उसमें उसको ये सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है। बालक का आकलन किया जाता है, तो वो आकलन शिक्षक का भी होता है, जिससे कि बालक की प्रतिक्रिया, चाहे शिक्षण विधि हो, गतिविधि हो, शिक्षण सहायक सामग्री हो, तकनीकी हो, विधियाँ हो, जो भी है, बालक पर उसकी प्रतिक्रिया क्या पड़ रही है, बालक पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और बालक उसके से क्या प्रतिक्रिया प्रदान कर रहे हैं, वो शिक्षा का पृष्ठपोषण होता है। फिर छात्रों को पृष्ठपोषण, क्योंकि छात्रों को के आकलन के माध्यम से छात्रों को मूल रूप से हमारा जो सोच है वो यहीं पर आती है कि हम आकलन के माध्यम से बालकों का पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले है अधिगम गतिविधियों का आकलन, कि बालक जो अधिगम गतिविधियां, एक तो शिक्षक अधिगम गतिविधि कराता है, एक बालक स्वयं अपने स्तर पर किसी अधिगम गतिविधि का उपयोग किसी चीज़ को सीखने में खुद की कोई विधि निर्मित करके और सीखता है, तो उसमें अगर वो सीख लेता है तो वो उसका आकलन, सीख लेना उसका आकलन हुआ, और नहीं सीख लेना मतलब सीख लिया, सफलता या असफलता का आकलन होता है, और वहाँ पर उसको पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण का आकलन, कि बालक किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, चाहे क्वेश्चन पेपर लिख रहा है, चाहे मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण प्रदान कर रहा है, वो किस तरह से कर रहा है, वो जो सही है गलत है उसका आकलन होता है। और संक्षिप्त उत्तर दिया है, कुछ उत्तर में कमी रही है, अधिक और पॉइंट्स लेने चाहिए थे, कोई सूचना बालक इसमें से बताने से चूक गया, यानी कि ये जो बालक की प्रस्तुतिकरण है उसका आकलन किया जाता है, उस आकलन के आधार पर उसको पृष्ठपोषण प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद में अधिगम गतिविधियों का उपयोग, यानी कि जो भी अधिगम गतिविधियां हैं बालक निर्मित करता है या शिक्षक के द्वारा, तो उन गतिविधियों का उपयोग बालक करता है, तो उसकी उपयोगिता कितनी है, क्या वो उपयोगी है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें सुधारात्मक होता, उपयोगी नहीं है तो बालक नहीं सीख पाएगा, और उपयोगी है तो बालक सीखकर और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में साथियों के द्वारा आकलन, मतलब कि साथियों के साथ जो साथी जो हैं वो गतिविधियों के साथ अपने सहपाठी मित्रों के साथ में बालक अपना आकलन करता है कि उनका जो गतिविधि में के प्रति जो प्रतिक्रिया है, वो जिस तरह का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, बालक उसके साथ में स्वयं के कार्य को देखेगा। जैसे कि कोई बालक चित्र बना रहा है और उसके साथ में वो अपने साथी मित्र का चित्र बनाते हुए देख रहा है मित्र को, तो उसको लगेगा कि उसने इसमें ये कलर यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, तो वो भी उस कलर को यूज़ करेगा। अर्थात कि वो अपना आकलन करता जाएगा कि हाँ मेरे इसमें ये कमी है, इस कलर को मैं डाल दूंगा तो और भी सुंदर लगेगा। इसलिए साथियों के द्वारा, आकलन के द्वारा स्वयं का पृष्ठपोषण वो प्राप्त करता है। उसके बाद में शिक्षक गतिविधि से अधिगम आकलन, शिक्षक जो गतिविधि प्रदान करता है उस गतिविधि से वो स्वयं का आकलन करता है कि क्या मैं उस गतिविधि से सीख पा रहा हूँ या नहीं भी सीख पा रहा हूँ। शिक्षक भी आकलन करता है कि बालक उससे सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। उसके बाद में अभिभावकों को पृष्ठपोषण, क्योंकि बालक की शिक्षा में या शिक्षा प्रक्रिया में अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो अभिभावकों को भी पृष्ठपोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने बालक के विकास के लिए और अधिक मेहनत कर सकें या बालक के ज्ञानात्मक विकास के लिए, सभी प्रकार के विकास के लिए अधिक मेहनत कर सकें। तो सबसे पहले अभिभावकों के सुझावों का आकलन, कि अभिभावक किसी प्रकार का कोई बालक के अधिगम से संबंधित कोई सुझाव शिक्षक को प्रदान करता है, उस सुझाव को शिक्षक के द्वारा स्वीकार किया जाना और न स्वीकार किया जाना सबसे पहली चीज
से वहीं पर आकलन के माध्यम से पता कि स्वीकार किया गया तो इसका शिक्षक को पृष्ठपोषण मिलता है, अभिभावक को नहीं स्वीकार किया गया कि शिक्षक को वो सुझाव नहीं उपयोगी लगा तो उनको सुझाव उसने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो वो अभिभावक के लिए नकारात्मक पृष्ठपोषण का कार्य करता है। और यदि सुझाव को स्वीकार किया गया और उस सुझाव के अनुकूल और अच्छे परिणाम प्राप्त हुए तो बहुत एक अच्छा उत्तम कोटि का जो है पृष्ठपोषण एक जो फीडबैक है वो अभिभावक को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता। बालक को अभिभावक के द्वारा प्रेरित किया जाना कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिनमें तुम्हें भाग लेना चाहिए, और अभिभावक के द्वारा बालक को सहयोग प्रदान करना और उसमें बालक की सफलता अभिभावक के लिए पृष्ठपोषण का कार्य करती है। वो आगे और भी कार्यों में बालक को अभिप्रेरित करती है कि तुम्हें भाग लेना चाहिए। फिर गृह कार्य, जो बालक घर पे गृह कार्य कर रहा है उसको शिक्षक अभिभावक के द्वारा मोटिवेट करना, नियमित रूप से गृह कार्य को करवाया जाना और उसके प्रति अध्यापक के द्वारा उसके कार्य की प्रशंसा होना अभिभावक के लिए फीडबैक होता है। फिर ये पारिवारिक कार्य, जो घर परिवार के अंदर बालक जो छोटे छोटे कार्य करता है उनमें जो भी त्रुटिपूर्ण होती हैं उनमें सुधारात्मक प्रक्रिया के माध्यम से और बालक में जो सुधार होता है वो अभिभावक को पृष्ठपोषण या फीडबैक प्रदान करता है। अंतिम बात है सामाजिक व्यवहार का आकलन, कि समाज के बीच में बालक किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, उसके आधार पर जो अभिभावक उसे ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, समझाते हैं, उसके आधार पर बालक जो कार्य करता है वो उसको अभिभावक को फीडबैक या पृष्ठपोषण का कार्य करता है या उसको पृष्ठपोषण प्रदान करता है। अर्थात कि आकलन के बिना पृष्ठपोषण और पृष्ठपोषण के बिना आकलन की प्रक्रिया संभव नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आधार पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि पृष्ठपोषण में आकलन के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद। मैं फिर आपको लास्ट में फिर एक छोटी सी बात संदेश के साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के इस सब अवसर पर आप अपने आप को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने के लिए 3 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। हर समय बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाएं या मुंह को कपड़े से अच्छे से बांध कर रखें। हाथों को थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करें। और किसी से भी बात करते समय भीड़ वाले इलाके में न जाएं, और अगर किसी से बातचीत भी करते हैं तो 6 इंच की दूरी तो कम से कम बनाए रखिए। खुद को सुरक्षित रखिए, नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।